Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। एनालॉग की सीरीज में हम बीजेटी पढ़ रहे थे। हमने बीजेटी में बाइसिंग पढ़ ली थी। बाइसिंग कौन कौन सी बाइसिंग होती है, फिक्स बायस सर्किट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट और सेल्फ बायस सर्किट। हमने उनके स्टेबिलिटी फैक्टर देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि सारी बाइसिंग के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, उनमें कैसे हमें वोल्टेज निकालना है, कैसे हमें करंट निकालनी है, उनका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द सर्किट यूजिंग अ बीजेटी विद बीटा इक्वल टू 50, बीटा की वैल्यू दे दी है उसने 50, बीबी इक्वल टू 0.7 वोल्ट इज शोन इन द फिगर, द बेस करंट आईवी एंड कलेक्टर वोल्टेज वीसी आर रिस्पेक्टिवली। इसमें इसमें आपको क्या क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है, तो बेस करंट निकालनी है आईवी की वैल्यू, और एक निकालना है कलेक्टर वोल्टेज बीसी की वैल्यू। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़े फॉर्म में लिख देता हूँ, दिस इज बीसी, दिस इज बीसी। आपको बीसी निकालनी है, कलेक्टर वोल्टेज, और बेस करंट निकालनी है आईवी। अब सुनेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, देखो आपको कैपेसिटर भी लगे हुए हैं, तो हमें बेसिकली यहाँ पे डीसी एनालिसिस करना है। बीजेटी में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है डीसी एनालिसिस और एक होता है एसी एनालिसिस। जब भी वो आपको कोई भी वोल्टेज पूछे, कोई भी करंट पूछे, वो आपको बता रहा है कि आईवी निकालना है और कलेक्टर वोल्टेज निकालना है बीसी, इसका मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली डीसी एनालिसिस करना है। और जब भी हम डीसी एनालिसिस करते हैं तो कैपेसिटर कैसे हो जाते हैं, डीसी के लिए ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है, 1/ओमेगा c, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो। इसका मतलब जो एक्सी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर मैं यहाँ पे एक्सी इक्वल टू लिखूं तो एक्सी इक्वल टू कितना होता है, 1/ओमेगा c। फॉर डीसी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसका मतलब कि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखो कि फॉर डीसी एनालिसिस जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे सर्किट में वो ओपन हो जाएंगे, और अगर इंडक्टर लगे होंगे तो वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर डीसी एनालिसिस, ये गेट का ही क्वेश्चन है। फॉर डीसी एनालिसिस कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर एक ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो अपना सर्किट देखो कैसा बन जाएगा, मैं सर्किट बना देता हूं। ये बीसीसी की वैल्यू दी है 20 वोल्ट जो हमने मानी थी, दिस इज 2 किलो ओम, एंड यहाँ पे है आपको 430 किलो ओम, दिस इज 430 किलो ओम, दिस इज आरबी। आरसी की वैल्यू कितनी दी हुई, आरसी की वैल्यू दी है 2 किलो ओम, और जो आर ई की वैल्यू है, आर ई की वैल्यू है 1 किलो ओम, दिस इज आर ई, इसकी वैल्यू है 1 किलो ओम। अब देखो ये कौन सी बाइसिंग है, दिस इज बेसिकली फिक्स्ड वायर सर्किट विथ इमीटर रेजिस्टेंस। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके पूछा था कि सर फिक्स्ड वायर सर्किट को इमीटर रेजिस्टेंस के साथ बताओ क्या इफेक्ट होगा। तो आज यही क्वेश्चन है कि दिस इज फिक्स्ड वायर सर्किट विथ इमीटर रेजिस्टेंस। फिक्स्ड वायर सर्किट में हमने क्या किया था, फिक्स्ड वायर सर्किट में बेसिकली हमने आर ई को जीरो किया था, मतलब इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड था। बट यहाँ पे क्या है, दिस इज फिक्स्ड वायर सर्किट विथ इमीटर रेजिस्टेंस, इसमें इमीटर रेजिस्टेंस भी है आर ई इक्वल टू 1 किलो ओम। अब देखेंगे जरा यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में एक चीज और ऐड करता हूं कि आपको स्टेबिलिटी फैक्टर एस भी निकालना है। इसका स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होगा, आपको एस की वैल्यू भी निकालनी है, स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं जरा। अब देखो कौन कौन से वोल्टेज होंगे, वोल्टेज तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा वोल्टेज है तो दिस इज बीबीई, दिस इज बीसीई, बट आपको बीसीई नहीं निकालना है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपको बीसीई नहीं निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको बीसी निकालना है, ना कि बीसीई निकालना है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड होता है तब आपका बीसीई बीसी के बराबर ही होगा, क्योंकि इमीटर वहां पे जीरो होगा। बेसिकली बीसीई क्या होगा, बीसी माइनस बीई। जब इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड होगा तो बीई की वैल्यू जीरो होगी, उस समय बीसीई, इफ, यहां पे लिख देता हूं, इफ इमीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, इसका मतलब उस समय बीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीई की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
और जब बीई की वैल्यू 0 होगी तो जो बीसीई होगा वो बीसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, इमीटर वोल्टेज बीई की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये वोल्टेज है बीई, ये वोल्टेज है बीई, ये वोल्टेज है बीबी। तो इस केस में बीई की वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको बीसीई नहीं निकालना है, यहाँ पे आपको बीसी निकालना है। अगर आप बीसीई निकाल दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको निकालना है सिर्फ बीसी, क्योंकि इस केस में बीसीई बीसी के बराबर नहीं है, इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, बीई की वैल्यू 0 नहीं है। ये केस कब है? जब आपका इमीटर डायरेक्टली ग्राउंड होता है तब। देखें जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको, जब मैंने इसका डीसी एनालिसिस बताया था कि हमें क्या क्या करना होता है, सारी करंट क्या मान लो आप, अंदर की तरफ मान लो। जब आप इनिशियल स्टेज में हो तो आई ऊपर की तरफ, आईसी एंड दिस इज आईवी। आपने तीनों करंट मान ली। आपको ध्यान होगा जब मैंने ये वाला लेक्चर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि चाहे जो भी आपका ट्रांजिस्टर हो, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, आपको सारी करंट इनटू द डिवाइस मान लेनी। आपने मान ली आईवी, आईसी और आई। फिर आपको देखना है कि जितने जितने रेजिस्टेंस लगे हैं उनमें करंट कितनी है। तो जो 430 किलो ओम है, जो आरबी है, इसमें करंट आईवी ही होगी, आईवी होगी। ठीक है, जो आरसी है 2 किलो ओम, इसमें करंट कितनी होगी? इसमें करंट आईसी होगी। ये आपने करंट मान ली, ये आपने करंट देख ली। अब आपको क्या करना है? आपको सिंपल यहाँ पे केवीएल लगाना है। तो सबसे पहला केवीएल आप कहां से लगाओगे? ये वाला क्लोज पाथ आपको हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड लगाना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जब आप केवीएल लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, जब आप डीसी एनालिसिस कर रहे हो, तब आपको ऐसे क्वेश्चन में एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो सर्किट में हमने की है, ये बाइसिंग की है, ये एक्टिव रीजन में है बीजेटी, या फिर सैचुरेशन रीजन में है, या फिर कट ऑफ रीजन में है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपका सर्किट एक्टिव में है, या फिर सैचुरेशन में है, या फिर कट ऑफ में है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए थे। अगर आप ऑप्शन में ऑब्जर्व करो तो किसी भी ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ में काम करे, क्योंकि अगर कट ऑफ में काम करता तो आईसी की वैल्यू 0 होती है। आईसी की वैल्यू 0 होने का मतलब बीसी की वैल्यू 12 वोल्ट होगी। इतना से हो रहे, बीसी की वैल्यू 12 वोल्ट होगी, इसका मतलब ये कट ऑफ में तो काम नहीं करेगा। आप अगर चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करो तो इतना पता चल रहा है कि हाँ, ये एक्टिव में ही काम करेगा। बट आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं? आजकल क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले 2 स्टेप में आपको चेक करना पड़ेगा। वो मैंने आपको प्रोसीजर बताया हुआ है कि कहीं ये सैचुरेशन या फिर कट ऑफ में काम तो नहीं कर रहा है। अगर सैचुरेशन या कट ऑफ में काम कर रहा है, फिर आप आईसी इक्वल टू बीटा आईवी यूज नहीं कर सकते हो। फिर आपको अलग तरीके से आईवी निकालनी पड़ेगी और आईसी ही निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो अभी तो मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैं मान के सॉल्व कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन एक्टिव में काम कर रहा है, एक्टिव रीजन में ही काम कर रहा है। आपको एक बार चेक करना पड़ेगा ये एक्टिव में है कि सैचुरेशन में है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन एक्टिव में है, तो मैं इसको एक्टिव रीजन में ही मान के सॉल्व करूंगा और इसका आंसर निकालूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं जरा। अगर ये एक्टिव रीजन में है तो हमें इतना पता है कि आई इक्वल टू का लिख देंगे, आई इक्वल टू लिख देंगे माइनस का 1 प्लस बीटा इंटू आई बी, आई इक्वल टू माइनस 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। तो अब मैं यहाँ पे केवीएल लगाता हूँ तो क्या लगेगा? माइनस का बीसीसी प्लस आरबी इंटू आई बी प्लस बीबीई। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? माइनस का आईई इंटू 1 किलो ओम, और आईई की वैल्यू रखोगे माइनस का 1 प्लस बीटा इंटू आई बी। मैं लग देता हूं पहले यहाँ पे आईई इंटू 1 किलो ओम, डेट मीन्स आर ई। मैं यहाँ पे 1 किलो ओम ना लिख के मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे? आर ई इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा। अब आई इक्वल टू रख दो यहाँ पे माइनस का 1 प्लस बीटा इंटू आई बी, क्या आ जाएगा? माइनस का बीसीसी प्लस आरबी इंटू आई बी। एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकालूंगा, आप वो फॉर्मूला याद रखो। इस तरह के सर्किट में कुछ फिक्स सर्किट ही है, आपकी बाइसिंग फिक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे वेरिएशन होंगे। आपके फिक्स बाइसिंग है, अगर आप उनके थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे 1 प्लस बीटा इंटू आर ई और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी बीसीसी माइनस बीबीई डिवाइड बाई आरबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई। ये आपका फॉर्मूला निकला है आईवी का कि आई वी इक्वल टू बीसीसी माइनस बीबीई अपॉन आर बी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ई।
यही फॉर्मूला हमने निकाला था सेल्फ बाय सर्किट में, बट वहां पे बीसीसी की जगह था बीबी, बेस वोल्टेज था, बीबी माइनस बीबी अपॉन आरबी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आर ए। अब इन सब की वैल्यू रख दो, इन सब की वैल्यू मैं बता देता हूँ। बीसीसी की वैल्यू कितनी है, बीसीसी की वैल्यू है 20 वोल्ट, बीवी की वैल्यू दी है उसने कितनी दी हुई है 0.7 वोल्ट, आरबी आरबी की वैल्यू कितनी है 430 किलो ओम, एंड आर ई की वैल्यू है 1 किलो ओम, आई थिंक 1 किलो ओम, यस 1 किलो ओम, एंड बीटा की वैल्यू है 50। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जो आपको आईवी की वैल्यू मिलेगी जब आप पुट करोगे तो आईवी की वैल्यू आएगी 40 माइक्रो एम्पियर, आईवी इक्वल टू हो जाएगी 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, जब आपको आईवी निकाल आई तो आईसी इक्वल टू क्या होगा, आईसी इक्वल टू बेसिकली होता है बीटा इंटू आईवी प्लस 1 प्लस बीटा इंटू आईसीओ, बट यहाँ पे देखो उसने आईसीओ के बारे में, डेट मीन रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि जो आईसी की वैल्यू है वो जीरो है, अगर ये जीरो है तो ये वाला टर्म तो कितना हो जाएगा जीरो, तो जो आईसी की वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा इंटू आईवी, यहाँ पे पुट कर दो 50 इंटू 40 किलो ओम 40 माइक्रो एम्पियर सॉरी, यू विल गेट 2 मिली एम्पियर। जो आईसी की वैल्यू आएगी 2 आएगी 2 मिली एम्पियर। अब आपको देखो क्या निकालना है, अब आपको बीसी निकालना है ना कि बीसीई निकालना है। तो किसी भी नोड का वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उसने पूछा है कलेक्टर नोड का वोल्टेज बताओ बीसी, ये चीज मैं आपको नेटवर्क में बता चुका हूं, जिसको ये प्रॉब्लम है तो वो मेरा नेटवर्क लेक्चर देखिए, नेटवर्क लेक्चर में मैंने नोड वोल्टेज केसीएल केवीएल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप नेटवर्क के लेक्चर देख सकते हो। तो आपको निकालना है बीसी, तो किसी नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो मैं सिर्फ इतना सर्किट बना देता हूं कि यहाँ पे बीसीसी है, ये आरसी है, मैं सिर्फ इतना सर्किट बना देता हूँ, मुझे यहाँ का वोल्टेज निकालना है बीसी। ये आपको आरसी की वैल्यू दी हुई है कितनी 2 किलो ओम, ये आरसी है वो है 2 किलो ओम, और यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है आईसी, यहाँ पे जो करंट है वो है आईसी। आपको निकालना है बीसी, बीसी मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ग्राउंड होगा, ये प्लस माइनस ये हो गया बीसी। किसी भी नोड का वोल्टेज जो होता है, पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे अपन बीसीई निकालते हैं तो बीसी का मतलब है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बीसी माइनस बीई। अगर उसने सिर्फ बीसी पूछा है, इसका मतलब कि जो दूसरा पॉइंट होगा वो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो अब बीसी इक्वल टू कितना निकालूंगा मैं, बीसी इक्वल टू बीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। टोटल वोल्टेज में से मैं इस 2 किलो ओम का ड्रॉप हटा दूंगा, इस 2 किलो ओम का अगर मैं ड्रॉप सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो अपने पास बीसी आ जाएगा। तो जो बीसी इक्वल टू आएगा वो अगर 20 माइनस आईसी की वैल्यू कितनी है, आईसी की वैल्यू है 2 मिली एम्पियर इंटू 2 किलो ओम, तो मिली से किलो ओम कैंसिल हो जाएगा, तो बीसी इक्वल टू कितना आएगा, बीसी इक्वल टू आएगा 16 वोल्ट। बीसी इक्वल टू आ गया आपका 16 वोल्ट। आई थिंक अपना आंसर तो आ गया। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है कि आईवी की वैल्यू 40 माइक्रो एम्पियर और बीसी की वैल्यू है 16 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने एक क्वेश्चन और इसमें ऐड किया था कि आपको स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू भी निकालनी है, ये चीज भी निकालनी है। तो देखेंगे जब इमीटर रेजिस्टेंस नहीं लगा था, जब इमीटर रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो फिक्स वायर सर्किट में मैंने इसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला था 1 प्लस बीटा, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अगर मान लो आर ई नहीं लगा होता, वहां पे आर ई नहीं लगा होता, तब उसका स्टेबिलिटी फैक्टर आता 50। अगर आर ई हमने लगा दिया है तब उसका स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आना चाहिए, देखेंगे जरा। तो मैं यहाँ पे फिर से सर्किट बनाता हूं और फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। यही था सर्किट, दिस इज आरवी, दिस इज आरसी, दिस इज आर ई, दिस वोल्टेज वीबीई। ठीक है, अब देखो आई ई नीचे की तरफ होता है, बेसिकली आई ई नीचे की तरफ एक्चुअल डायरेक्शन, ये आई वी। स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने का मैंने तरीका बताया है, आपको करना क्या है, कैसे आपको केवीएल लगाना है, क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। देखेंगे जब मैं यहाँ पे केवीएल लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, माइनस का बीसीसी प्लस आईवी इंटू आरवी प्लस का बीबीई प्लस आर ई इंटू आई ई इक्वल टू 0। अब आप आई ई इक्वल टू क्या रखोगे, आप यहाँ पे आई ई इक्वल टू रखोगे आई वी प्लस आई सी, ना कि 1 प्लस बीटा इंटू आई वी, वो नहीं रखोगे आप यहाँ पे रखोगे आई वी प्लस आई सी।
ठीक है, यहाँ पे जब आप रखोगे तो कितना आएगा, माइनस का BCC प्लस IV इंटू RV प्लस का BBE प्लस का RE इंटू IV प्लस IC इक्वल टू 0। तो यहाँ से IB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी BCC माइनस BBE अपॉन RV प्लस RE माइनस का IC इंटू RE अपॉन RV प्लस RE। अब हमें निकालना होता है डेल IB अपॉन डेल IC। तो डेल IB अपॉन डेल IC कितना आएगा, ये आएगा माइनस का RE अपॉन RV प्लस RE, ये चीज आ गई। अब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है, S इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे जो आता है वो आएगा 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डेल IB अपॉन डेल IC की, तो ये आएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा RE अपॉन RV। अब आप ऑब्जर्व करो, जब RE कनेक्टेड नहीं था तो उसका स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आया था, स्टेबिलिटी फैक्टर आया था 1 प्लस बीटा, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, मतलब 51 ही होगा। अब देखेंगे जरा, अगर RE हमने कनेक्ट किया तो क्या स्टेबिलिटी फैक्टर कम हुआ क्या, देखेंगे RE RV और RE की सॉरी बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखते हैं जरा स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा S की वैल्यू। तो मैं रख देता हूँ इन सब की वैल्यू, S इक्वल टू 1 प्लस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 50, RE की वैल्यू है 1 किलो ओम डिवाइड बाई RV की वैल्यू है 430 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 45.69। तो देखो, जब हमने RE कनेक्ट नहीं किया था तो स्टेबिलिटी फैक्टर S कितना आया था, स्टेबिलिटी फैक्टर आ रहा था 51, 1 प्लस बीटा होता है। जब हमने RE कनेक्ट कर दिया तो स्टेबिलिटी फैक्टर देखो कम हो गया। इसका मतलब जो RE है यहाँ पे वो कलेक्टर करंट को स्टेबल कर रही है। स्टेबिलिटी फैक्टर कम होने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा कलेक्टर करंट उतनी स्टेबल होगी। तो बेसिकली RE किस लिए यूज हो रहा है, RE यूज हो रहा है कलेक्टर करंट को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो आउटपुट है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए RE का यूज हो रहा है। बट RE कनेक्ट करने से एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने आपको सेल्फ बाय सर्किट में बताया था कि RE कनेक्ट करने से नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है ये, तो नेगेटिव फीडबैक में वोल्टेज गेन कम हो जाता है। तो यही चीज तो होती है, जब आप कंट्रोल में पढ़ते हो तो यही चीज तो होती है कि नेगेटिव फीडबैक में वोल्टेज गेन तो कम हो जाता है बट सर्किट स्टेबल हो जाता है, उसका जो आउटपुट है वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है बट गेन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो RE एक तरीके से आप ड्रॉबैक भी कह सकते हो और अच्छा भी कह सकते हो। RE कनेक्ट करने से आपका कलेक्टर करंट स्टेबल हो रही है बट वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आई थिंक आपको इस RE जो आपका मीटर रेजिस्टेंस है इसका पर्पस समझ में आया होगा कि हमने RE कनेक्ट क्यों किया। अगर आप RE की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर और कम होते जाएगा। अगर स्टेबिलिटी फैक्टर तो कम हो रहा है बट अगर आप RE की वैल्यू बढ़ाओगे तो हो सकता है वोल्टेज गेन बहुत कम होता जाए, वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें RE ऐसा सेलेक्ट करना है कि स्टेबिलिटी फैक्टर भी अपना कम हो और आपका वोल्टेज गेन जो आपकी गेन की वैल्यू है V0 अपॉन VI उसकी वैल्यू भी ज्यादा कम ना हो। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगली बाइसिंग का क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में इसमें क्या है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये आपकी कलेक्टर टू बेस वाई सर्किट है। देखो, अगर आप सिर्फ इतना सर्किट देखो, इतना सर्किट देखो तो दिस इज कलेक्टर टू बेस वाई सर्किट, बट इसमें दो रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा लगा दिए हमने बाइसिंग में। एक तो 1 किलो ओम का, तो इसका पर्पज तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको लगाने से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती है। एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R1, यहाँ पे लगा दिया R1। देखेंगे जरा कि इस केस में आपके 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक तो निकाल ली करंट थ्रू R1 एंड RC। R1 ये रहा और RC ये रही, इसमें करंट निकालनी है। आउटपुट वोल्टेज V0 निकालना है, ये निकालना है, और वैल्यू ऑफ RF निकालना है। इस फीडबैक रेजिस्टेंस RF की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आपको डीसी एनालिसिस करना है। अब आपको डीसी एनालिसिस करना कैसे, ये चीज आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो आपको इस सर्किट में सारी करंट पता होनी चाहिए। तो देखो, आई भी तो आपको पता ही है, आई भी तो उसने दे भी दी है। ये रही आपकी आईसी,
और ये रही आपकी IE। ये तीनों करंट दे दी है। अब हमें सारी रेजिस्टेंस में करंट देखनी है जरा कितनी कितनी होगी। तो RC में करंट कितनी होगी? RC में करंट होगी IC प्लस यहाँ पे कुछ करंट जा रही होगी I मान लेते हैं I। तो IC प्लस I करंट होगी, IC प्लस I करंट होगी। अब इसमें 17 किलो ओम में जो R1 में है यहाँ पे मान लेते करंट I1। तो बेसिकली जो I1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? I1 इक्वल टू I तो वहां से आ रही है माइनस का IB, I माइनस IB। ये आपको देखो सारी करंट पता लग गई है कि RC में करंट कितनी है? RC में करंट है IC प्लस I। RF में करंट कितनी है? I। अब देखो जो ये 70 किलो ओम है ना, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, इसलिए जो I की वैल्यू है वो IB के बराबर नहीं होगी। हाँ, अगर ये 17 किलो ओम ये R1 नहीं लगा होता तब I की वैल्यू IB के बराबर हो जाती, मतलब IB की वैल्यू ज्यादा होती। अगर हमें IB की वैल्यू कम करनी है तो हमने क्या किया? हमने एक R1 रेजिस्टेंस और लगा दिया ताकि जो करंट I आ रही है वो वहां पे डिवाइड हो जाए। और जब डिवाइड हो जाएगी तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है सारे वोल्टेज सारी करंट जो जो उसने पूछा है। पहला पूछा उसने करंट थ्रू R1 एंड RC। सिंपल सी बात है, मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है और मुझे IC प्लस I की वैल्यू निकालनी है। जब मुझे इतना सब कुछ निकालना है तो मुझे IB भी निकालना पड़ेगा, IC भी निकालना पड़ेगा, हमें तो सब कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है? इस क्वेश्चन में हमें IE की वैल्यू दी है। IE की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। जब IE इक्वल टू 1 मिली एम्पियर तो BE इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आप BE इक्वल टू देखो, ये रहा आपका BE, ये वोल्टेज हो जाएगा VB। तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BE की वैल्यू हो जाएगी IE और इंटू 1 किलो ओम। दैट मीन्स IE की वैल्यू कितनी है? 1 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम। दैट मीन्स हो जाएगा आपका 1 वोल्ट। जो IE की वैल्यू है वो कितनी हो, सॉरी BE की वैल्यू हो गई, वो हो गई 1 वोल्ट। अब हमें BBE भी दिया है। BBE कितना दिया है? 0.7 वोल्ट। जब 0.7 वोल्ट है तो देखो VB की वैल्यू कितनी होगी? VB माइनस BE इक्वल टू 0.7 वोल्ट। तो VB की वैल्यू हो जाएगी कितनी? ये हो जाएगी 1.7 वोल्ट। 1.7 वोल्ट ये चीज निकल आई आपकी VB की वैल्यू। ठीक है, अब देखो जब IE की वैल्यू दी है तो IC इक्वल टू क्या होता है? IC इक्वल टू होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू IE। एंड IB इक्वल टू क्या होता है? IB इक्वल टू होता है IE अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से आप IC और IB की वैल्यू निकाल लोगे। IC की वैल्यू कितनी आएगी? IC की वैल्यू आएगी 0.99 मिली एम्पियर जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे। और जो IB की वैल्यू है वो वैल्यू आएगी 10 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर। IB भी निकाल लिया आपने, IC भी निकाल लिया आपने, आपने V भी निकाल लिया। जब आपने V भी निकाल लिया तो देखो जो 17 किलो ओम आप देखो जो R1 है वो किस किस के बीच में लगा हुआ है? वो नोड V और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अक्रॉस वो होगा VB माइनस जीरो। और VB माइनस जीरो मतलब क्या है? VB। तो उसमें करंट कितनी हो जाएगी? अगर मैं बोलूं कि I1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 की वैल्यू सिंपल हो जाएगी IB अपॉन R1। क्योंकि जो 17 किलो ओम है वो VB और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको नोड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता नहीं है तो आप नेटवर्क के लेक्चर देख सकते हैं मेरे। तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? IB की वैल्यू आ गई 1.7 वोल्ट। एंड R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? R1 की वैल्यू दी है 17 किलो ओम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू जो आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 100 माइक्रो एम्पियर। देखो हमने सारी करंट निकाल ली, IC निकाल ली, IB निकाल ली, I1 निकाल ली। अब क्या हम I निकाल सकते हैं क्या? यस। I इक्वल टू कितना होगा? I इक्वल टू कितना होगा? I इक्वल टू है I1 प्लस IB। क्योंकि इस नोड पे जब हम KCL लगाएंगे, देखो नोड B पर जब हम KCL लगाएंगे बेस नोड पर तो करंट I आ रही है और IB और I1 जा रही है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? IB प्लस I1। I1 की वैल्यू हमने निकाल ली 100 माइक्रो एम्पियर प्लस IB की वैल्यू हमने निकाली है 10 माइक्रो एम्पियर। ये कितनी हो जाएगी? 110 माइक्रो एम्पियर। ये होगी आपकी I की वैल्यू, ये होगी I की वैल्यू। तो अब देखो अब हमें क्या क्या निकालना था? हमें निकालना था करंट थ्रू R1। करंट थ्रू ए ऑप्शन जो ए क्वेश्चन जो था करंट थ्रू R1, इसकी वैल्यू कितनी है? I1 के बराबर है, ये है 100 माइक्रो एम्पियर। दूसरा निकालना था करंट थ्रू RC। करंट थ्रू RC
इसकी वैल्यू कितनी है, आईसी प्लस आई के बराबर। आईसी प्लस आई के बराबर, इसका मतलब ये हो गया कि आईसी की वैल्यू कितनी है, आईसी की वैल्यू यहां से अपन ने निकाली 0.99 मिली एम्पियर, 0.99 मिली एम्पियर, प्लस आई वन की वैल्यू कितनी है 0.1 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर, या फिर 100 माइक्रो एम्पियर, या फिर 0.1 मिली एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी 1.1 मिली एम्पियर। तो जो आरसी के थ्रू करंट आ गई वो कितनी आ गई, 1.1 मिली एम्पियर। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना और कुछ नहीं करना। केसीएल केवीएल के अलावा कुछ नहीं होता है डीसी एनालिसिस और बीजेटी में, केसीएल केवीएल के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपको केसीएल केवीएल का अच्छा नॉलेज है, अगर आपको नोड वोल्टेज का करंट का अच्छा नॉलेज है, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर आपको नहीं है नॉलेज तो मेरे नेटवर्क के लेक्चर भी चल रहे हैं, आप नेटवर्क के लेक्चर देख सकते हैं। वहां पे मैंने एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर की हुई है कि आपको नोड वोल्टेज कैसे देखना है। नोड वोल्टेज बेसिकली किसी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा। आपको केवीएल कैसे लगाना है, आपको केसीएल कैसे लगाना है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो मैंने नेटवर्क के क्लास में, नेटवर्क के लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। आप वहां से लेक्चर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन हो। दूसरा क्वेश्चन क्या था, आउटपुट वोल्टेज बी नॉट निकालना। देखो अगर आपको बी नॉट निकालना है तो किसी भी नोड का वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसी भी नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर मुझे बी नॉट निकालना है तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस आरसी इंटू जो आईसी प्लस आई है, बस यही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 माइनस आरसी की वैल्यू दी हुई है, आरसी की वैल्यू है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम इंटू आईसी की वैल्यू हमने निकाली थी, आईसी की वैल्यू कितनी है 0.99 मिली एम्पियर प्लस 0.1 मिली एम्पियर, या फिर सिंपल रख दो 1.1 मिली एम्पियर। तो जो आपका बी नॉट की वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी 13.9 वोल्ट, 13.9 वोल्ट। अब हमें निकालना है आरएफ की वैल्यू। आरएफ की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप ध्यान से सुनेंगे। आरएफ अगर आप ऑब्जर्व करो किन किन दो नोड के बीच में लगा हुआ है, जो आरएफ लगा हुआ है वो बेस नोड बी और आउटपुट बी नोड के बीच में लगा हुआ है। तो और इसमें करंट हमें आई पता है और करंट आई की डायरेक्शन भी पता है हमें, बी नॉट से लेके बी की तरफ है। तो हम आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेसिकली अगर मैं आई इक्वल टू लिखूंगा तो आई इक्वल टू मुझे लिखना चाहिए सी ऑप्शन में, आई इक्वल टू बी नॉट माइनस वी बी अपॉन आर एफ। यहाँ से अगर मुझे आर एफ निकालना है तो आर एफ इक्वल टू कितना आएगा, वी नॉट माइनस वी बी अपॉन आई। बी नॉट की वैल्यू पता लगी गई है 13.9 वोल्ट, माइनस वीबी की वैल्यू हमें पता ही थी, हमने निकाली थी वीबी की वैल्यू, देखो कहाँ पे थी, ये है वीबी की वैल्यू 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट। और आई की वैल्यू हमने निकाली ली है, आई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, आई की वैल्यू आई 110 माइक्रो एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 110.91 किलो ओम। आई होप आपको ये सारे वोल्टेज और करंट समझ में आए होंगे। अगर आपको नोड वोल्टेज, नोड करंट का अगर अच्छा नॉलेज है, केसीएल केवीएल का अच्छा नॉलेज है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगली बाइसिंग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको डीसी लोड लाइन, ऑपरेटिंग पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि अनडिस्टॉर्टेड पीक टू पीक आउटपुट हमें कितना मिल सकता है, उसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है, देखेंगे। क्वेश्चन है फॉर द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अभी भूल जाओ कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, अभी ये सब भूल जाओ। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर शोन इन द फिगर, द बीजेटी हैज हाई बीटा, बीटा की वैल्यू हाई है। हाई का मतलब हो जाएगा जब भी वो बीटा की वैल्यू हाई बोले या फिर इन्फिनाइट बोले तो इसका मतलब आईवी की वैल्यू 0 है। नेग्लिजिबल बीसीई सेट, बीसीई सेट की वैल्यू नेग्लिजिबल है, जो मैंने वहां पे बताई थी 0.2 होती है या फिर आइडियली 0 होती है, तो इसने बोली नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब है 0 है। वीबी की वैल्यू है 0.7 वोल्ट। द मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज बी नॉट इन वोल्ट एज। अब देखेंगे जरा, तो सबसे पहले तो मुझे अगर मुझे अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट निकालना है तो मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान हो जब मैंने इसकी डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट बनाया था या डीसी लोड लाइन ड्रॉ की थी, सॉरी, जब मैंने इसकी डीसी लोड लाइन ड्रॉ की थी तो कैसे की थी कि यहाँ पे था आईसी और यहाँ पे था बीसीई, यहाँ पे था आईसी और यहाँ पे था बीसीई और ये थी आपकी डीसी लोड लाइन। ठीक है, ये पॉइंट हुआ करता था आपका सैचुरेशन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था वो था सैचुरेशन पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता था वो होता था कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट।
तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट इन दोनों पॉइंट के बीच में ही रह सकता है। जो आपका अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ऑपरेटिव पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ऑपरेटिव पॉइंट है कहाँ। इसका मतलब सबसे पहले मुझे इसकी डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी, और डीसी एनालिसिस में जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर देता हूँ, फिर देखते हैं कौन सी बाइसिंग आपकी बन रही है। बीसीसी इक्वल टू दिस इज 12 वोल्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते रहिए शुरू से लेकर एंड तक, बिल्कुल मिस मत करना है इस क्वेश्चन को। ये है आपका आर ई इक्वल टू 1 किलो ओम, ठीक है। ये है आपका R2 इक्वल टू 10 किलो ओम। ये है आपका R1 इक्वल टू 5 किलो ओम। इसका मतलब अगर मैं ये बाइसिंग देखूं तो ये बाइसिंग तो सेल बाय सर्किट की तरह। सेल बाय सर्किट जब भी आपका आए तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेल बाय सर्किट में सबसे पहले आपको आरटीएच और बीटीएच निकालना होता है। बीटीएच इक्वल टू कितना होगा, बीटीएच इक्वल टू होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू बीसीसी। तो R2 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 इंटू 12, आपको मिलेगा 8 वोल्ट। तो जो RTH इक्वल टू होता है वो होता है R1 पैरेलल R2। R1 पैरेलल R2 करोगे तो ये आएगा आपका 3.3 किलो ओम। सबसे पहले आपने क्या किया, BTH और RTH निकाल लिया। BTH RTH निकालने के बाद आप इस सर्किट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। जो BCC की वैल्यू है वो है 12 वोल्ट। ये तो यहाँ पे RC लगा ही नहीं है, RE है, ठीक है। और यहाँ पे RV हो जाएगा, और ये BTH हो जाएगा 8 वोल्ट। PTH हो जाएगा 8 वोल्ट। RV की वैल्यू आ गई 3.3 किलो ओम। RE आपको दी हुई है कितनी है, 1 किलो ओम। RE इक्वल टू 1 किलो ओम, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। अब सबसे पहले मुझे करंट यहाँ पे इंडिकेट करनी होती है, तो अगर बीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है तो IV की वैल्यू 0 होगी, और अगर IV की वैल्यू 0 है तो IE इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC के बराबर हो जाएगा। और ये आपको BCE दिया ही हुआ है, ये वोल्टेज आपको BBE दिया ही हुआ है 0.7 वोल्ट। आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे KVL लगा दो, ये वाला KVL लगा दो। यहाँ से आपको क्या आ जाएगी, IC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी देखेंगे। आई अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो माइनस का 8, KVL लगाता हूँ, KVL ध्यान से देखेंगे, माइनस का 8 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, RV इंटू 0 क्योंकि करंट 0 है, प्लस का BBE प्लस का IC इंटू RE क्योंकि IE इक्वल टू RC इक्वल टू 0, तो यहाँ से IC इक्वल टू आएगा 8 माइनस 0.7 डिवाइड बाई RE। तो 8 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 1 किलो ओम, आपको मिलेगा 7.3 मिली एम्पियर। जो IC की वैल्यू आई है वो आई है 7.3 मिली एम्पियर। अगर IC की वैल्यू इतनी आई है तो देखेंगे BCE कितना आएगा। अगर मैं BCE निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, ये वोल्टेज होगा BCE। ध्यान से देखेंगे जरा, क्योंकि यही अपना ऑपरेटिंग पॉइंट है। सबसे पहले मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, BCE कितना आएगा। अगर मैं BCE देखूं तो सिंपल इस वाले लूप में आप KVL लगा दो, तो आपका BC आएगा BCC माइनस RE इंटू IC। आप KVL लगा लेना, आपके पास BC इतनी आएगा। तो BCC कितना है, BCC है 12 माइनस R 1 किलो ओम इंटू 7.3 मिली एम्पियर, तो यू विल गेट 4.7 वोल्ट। आप इसका मतलब जो आपका क्यू पॉइंट है वो अपन ने कितना निकाल लिया, BCE IC मतलब 4.7 वोल्ट 7.3 मिली एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है BC यहाँ पे होता है BCC इक्वल टू 12 वोल्ट, ये होता है BCC बाई RC या फिर RE प्लस RE, सिर्फ RE है यहाँ पे। आपका जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ है, आप ध्यान से देखना। आपका जो पॉइंट है वो है 4.7 सॉरी, पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा, 4.7 वोल्ट कॉमा 4.7 वोल्ट कॉमा 7.3 मिली एम्पियर। आपके पास पॉइंट कहीं यहाँ है, ये रहा आपका पॉइंट, मतलब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है। अगर मैं ये लाइन खींचूं तो मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है। एम आई राइट, दिस इज 4.7 7.3 मिली एम्पियर, ठीक है। आपको पॉइंट है। अब देखो आपको आउटपुट कितना मैक्सिमम मिल सकता है, उसने पूछा मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट आपको कितना मिलेगा।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑपरेटिंग पॉइंट पता है तो जो आपकी एसी होगी वो मैक्सिमम कितनी कर सकती है वेरी, वो मैक्सिमम इन दो पॉइंट तक जा सकती है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इसका मतलब अगर हमें अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट चाहिए तो इससे ज्यादा वेरी नहीं कर सकता है। अगर आप देखो अब ये दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 4.7 वोल्ट, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस साइज ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस होगी 7.3 वोल्ट, तभी तो आपकी पूरी कितनी है 12 वोल्ट। तो ये बताओ मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मुझे अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट चाहिए तो मैक्सिमम पीक कितनी हो सकती है, 4.7 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 4.7 से ज्यादा होगी तो आपको इस साइड वाला पीक तो मिल जाएगा। अगर 4 पॉइंट मान लो आपका 5 वोल्ट है कि आपका जो मैक्सिमम पीक है वो 5 वोल्ट है, तो आपको इस साइड वाला जो पीक है वो तो मिल जाएगा, बट इस साइड वाला पीक आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आपका मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो सकता है 4.7 वोल्ट। इसको मतलब क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिमम पीक हो सकता है वो 4.7 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर 4.7 वोल्ट से ज्यादा होगा तो आउटपुट आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट। इसका मतलब जो आउटपुट है आपका 4.7 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बेसिकली जो आपका आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 4.7 वोल्ट इस साइड और 4.7 वोल्ट इस साइड, इससे ज्यादा वेरी नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा वेरी करेगा 4.7 वोल्ट से ज्यादा तो आउटपुट आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो मैक्सिमम पीक टू पीक आपको कितना मिल रहा है, उसने बोला पीक टू पीक, पीक नहीं पूछा उसने पूछा है पीक टू पीक आउटपुट कितना मिलेगा। तो पीक टू पीक कितना हो जाएगा 4.7 इंटू 2, पीक टू पीक कितना हो जाएगा, तो पीक टू पीक होता है 2 इंटू 4.7 वोल्ट। इसका मतलब जो आपका पीक टू पीक आउटपुट मिलेगा वो कितना मिल सकता है 9.4 वोल्ट। तो जो आपका अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ है। अगर यही ऑपरेटिंग पॉइंट आपका मिडिल ऑफ द लोड लाइन होता, मान लो मिडिल में होता, कहीं 6 वोल्ट पे होता, तो आपको मैक्सिमम पीक टू पीक 12 वोल्ट मिल सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर है, आपने कैसी बाइसिंग की हुई है। अगर आपकी बाइसिंग सही है, अगर आपने प्रॉपर बाइसिंग की है कि आपका क्यू पॉइंट मिडिल ऑफ द लोड लाइन आ रहा है, तो हो सकता है आपको मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट मिल सके। बट अगर आपका क्यू पॉइंट ऊपर या नीचे है तो आपका मैक्सिमम पीक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कम हो गया, कितना हो गया 4.7 वोल्ट। यहाँ पे आपको जो बीसी सेट की वैल्यू दी है वो 0 है। अगर मान लो बीसी सेट की वैल्यू कुछ होती, बीसी सेट की वैल्यू 0.2 वोल्ट होती, तो 0.2 वोल्ट कहाँ पे आता, यहाँ पे कहीं आता। अगर आप देखो तो 0.2 वोल्ट यहाँ पे कहीं आता, तो शायद 0.2 वोल्ट और कम हो जाता ये पीक, फिर ये पीक 4.7 ना हो गए 4.5 ही बचता, क्योंकि फिर हम 0.2 वोल्ट से कम नहीं जा सकते। जैसे हम 0.2 वोल्ट से कम जाएंगे आउटपुट आपका कांस्टेंट हो जाएगा 0.2 वोल्ट पे, वहां पे सैचुरेशन में चला जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट चाहिए तो आउटपुट वोल्टेज का किससे कम होना चाहिए, सैचुरेशन वोल्टेज से कम होना चाहिए। यहाँ पे बीसी सेट की वैल्यू 0 दी हुई थी, इसलिए हमने पूरा पीक ले लिया 4.7 वोल्ट। बट अगर बीसी सेट की वैल्यू 0.2 वोल्ट होती तो अपना 0.2 वोल्ट और कम हो जाता, कितना बचता 4.5 वोल्ट ओनली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें मैक्सिमम पीक टू पीक कैसे निकालना है, ऑपरेटिंग पॉइंट का काम क्या है, हमें कैसी बाइसिंग करनी है। हमने तीनों बाइसिंग से क्वेश्चन कर लिए हैं, तीनों बाइसिंग हमें कैसे वोल्टेज निकालना है, कैसे करंट निकालनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर आपके लिए। तो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके पास ला सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके इसके लिए। तो अगली क्लास में और क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।